चलो तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड सारी चीजों को हमको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्जेस, कूलम्ब्स लॉ और उसके एप्लीकेशन को देखा। नेक्स्ट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहला टर्म क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर हमको फाइंड करना है ड्यू टू ए सोर्स चार्ज। उस कंडीशन में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कहने का मतलब सिंपल है कि हम लोग इसको इस तरह से एज्यूम करते हैं कि एक सोर्स चार्ज है। अब ये सोर्स चार्ज के नियर बाई किसी पॉइंट पर हमको फील्ड निकालना है। तो जहां भी फील्ड निकालना है वहां पे हम लोग एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, और टेस्ट चार्ज का साइज काफी स्मॉलर, इसलिए हम इसको इनफाइनिटेसिमल कहते हैं। अब ये सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ। इसका मतलब इस चार्ज के ऊपर इसका रिपल्सिव फोर्स एक्ट किया, तो फील्ड हमारा रेडियली आउटवर्ड पी पॉइंट पर इसका एग्जिस्टेंस पता चला। तो वो पी पॉइंट तक हमारा स्पेस या रीजन होगा जहां तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट किया इस चार्ज ने, इसलिए ये टेस्ट की तरह बिहेवियर, मतलब टेस्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए हम इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। और मैथमेटिकली हम लोग क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और इसका साइज काफी स्मॉलर है। क्यों? ये ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। तो साइज के लिए हम लोग क्या लिखते थे? इनफाइनिटेसिमल, इसलिए क्यू नॉट टेंड्स टू 0, इसका लिमिटिंग वैल्यू लिखते हैं। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स हम लोग निकालेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और इसके अलोंग यूनिट वेक्टर आर क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग डिफाइन करते फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो फाइनली क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। +1 एज्यूम कर ले, क्यू नॉट एज्यूम कर ले, क्यू डैश एज्यूम कर ले, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सोर्स चार्ज। तो जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको सोर्स चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करता है वो टेस्ट चार्ज हो गया। क्लियर? तो ये बस थोड़ा सा रिकॉल करा दिया आपको। तो मैथमेटिकली हम लोगों को इस फॉर्म में याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहां पर यदि हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, तो ये क्वेश्चन आ चुका हमारे बोर्ड एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच ग्राफ का नेचर कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। और मैथमेटिकली हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? इसका मतलब यदि कोई भी सोर्स चार्ज या कोई भी चार्ज हमारा नेगेटिव है, तो किसी पॉइंट पर हम निकालेंगे टेस्ट चार्ज रख करके, तो फील्ड क्या होगा? रेडियली इनवर्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज। यदि फील्ड यहां पर चार्ज हमारा पॉजिटिव है, तो फील्ड क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड, इसका मतलब अवे फ्रॉम द टेस्ट चार्ज। क्लियर? तो ये चीज दिमाग में रहना है। अब वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में भी जस्ट बताया, आर कैप यूज। और दूसरा यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसलिए क्या बन जाएगा? आर वेक्टर बाई आर क्यूब बन जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म में यदि हम लिखते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर यदि हम फील्ड निकालेंगे, तो फील्ड कहां है? 3 कोऑर्डिनेट मतलब स्पेस में है। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हो गए, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बना। तो यहां पर फील्ड क्या है? यहां पर आर वेक्टर को, तो फील्ड कहां पर निकाल रहे हो? पी पॉइंट पर निकाल रहे हो ड्यू टू दिस चार्ज।
तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या अज्यूम कर ले, एक्स वाई जेड। तो यहां से लेकर के यहां तक ये हमारा आर पोजीशन वेक्टर हो गया। तो आर पोजीशन वेक्टर को क्या लिखोगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो ये आर वेक्टर की जगह पर आ गया। आर क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्यूब निकालोगे तो क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम तीनों वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको आई कैप ई एक्स, जे कैप ई वाई, के कैप ई जेड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट में आई कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे तो ई एक्स आ जाएगा। फिर इसी तरह से जे कैप के कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर कर देंगे तो ये आ जाएगा, और के कैप के कोफिशिएंट को करेंगे तो ये आ जाएगा। तो सिंपल क्या हो गया, इसी फॉर्मूला पर आ जाओ, आर वेक्टर की जगह पर एक्स आ गया पोजीशन, और नीचे क्या क्यूब है तो पावर 3/2, वाई के लिए क्यू वाई अंडर 3/2, ये तो वैल्यू फिक्स रहेगा। और यहां पर क्यू जेड अंडर रूट या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पी पॉइंट पर निकाला, ठीक। तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालने के ये तरीके। अब आ जाए प्रॉब्लम हम लोग कैसे बनाएंगे। तो जहां भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज को प्लेस कर देंगे। तो ये पहला प्रॉब्लम हम लोगों के लिए है। पहला प्रॉब्लम क्या कहता है, 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा 20 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जब भी दो पॉइंट चार्ज गिवन है और दोनों पॉजिटिव है तो फील्ड इन बिटवीन देम निकालेंगे, और एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो फील्ड आउटसाइड। और आउटसाइड कहां, जिधर लेसर चार्ज होगा। अब यहां पर ये हमारे पास 5 × 10⁻⁻19 कूलम, और ये क्या आ गया 20 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच, 2 मीटर का डिस्टेंस है। तो ये 2 मीटर हो गया। इसको आप ए एज्यूम कर लो, इसको बी एज्यूम कर लो, और कहता है डिटरमाइन द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट फील्ड इज 0। हमने क्या कहा, दोनों पॉजिटिव है तो इसके बीच में पॉइंट पी ले लेंगे और जहां पे एक टेस्ट चार्ज रख देंगे। तो इन दोनों में क्या हुआ, फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ये ई ए हो गया। इन दोनों में फील्ड रेडियली आउटवर्ड तो ई बी हो जाएगा। इसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 2 - x हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, ई ए इज इक्वल टू ई बी। अब 1/4πε0 क्यू की जगह पर क्या आ गया, 5 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या हो गया, x हो गया। 1/4πε0 ये वैल्यू क्या आ गया, 20 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 - x का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया और 10 का पावर -19 कैंसिल हो गया। तो ये 5 4, इसका मतलब 4x² इज इक्वल टू 2 - x का होल स्क्वायर। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो 2x का होल स्क्वायर हो गया, और ये 2 - x का होल स्क्वायर, एलिमिनेटिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो 2x इज इक्वल टू 2 - x, 3x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू 2/3 मीटर। यही वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना था। क्लियर? चलिए अब मान लो कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन दे दे हम लोगों को, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो क्या कहा, पॉजिटिव निगेटिव तो आउटसाइड निकालेंगे और जिधर लेसर चार्ज होगा। इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहां पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो ये 16 × 10⁻⁻6 कूलम -9 × 10⁻⁻6 कूलम। और हमने क्या कहा, पी पॉइंट को आउटसाइड ले लो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। जहां फील्ड निकालना वहां पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया, इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड। ये माइनस साइन है तो फील्ड क्या हो गया, रेडियली इनवर्ड।
ये डिस्टेंस हमारा कितना भाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से लेके यहां तक 8 है। इसको आप एज्यूम कर लो x, इसका मतलब इस चार्ज से 8 प्लस एक्स हो गया। तो फील्ड क्या हो गया, E इज इक्वल टू ई बी। अब 1/4 पाइप नॉट कांस्टेंट टर्म है तो उसको के एज्यूम कर लो, और एक पर चार्ज कितना है 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। चार्ज हमेशा मैग्नीट्यूड के टर्म में लेना है, साइन कन्वेंशन नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड के टर्म में। तो बी पर कितना है 9 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, डिस्टेंस क्या है x हो गया, ये कैंसिल हो गया 10⁻⁻6 कैंसिल, तो ये बन जाएगा 4/8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये 3/x का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर को एलिमिनेट कर दो तो ये 4x इज इक्वल टू कितने आ गए 24 प्लस 3x, देन x इज इक्वल टू क्या आ गया 24 सेंटीमीटर। क्लियर, आ रहा समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 चार्जेस दे रखे हैं एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, और उसका साइड ए दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कूलम्स लॉ में ही बनाया। तो यहां पर ये स्क्वायर शेप देखते हैं क्या आता है। यदि चार्जेस आइडेंटिकल होगा तो नेट फील्ड 0, लेकिन आइडेंटिकल नहीं है। यहां पर सीक्वेंस चेंज कर दिया, ए पर प्लस क्यू चार्ज, बी पर प्लस क्यू चार्ज, सी पर माइनस क्यू चार्ज, डी पर माइनस क्यू चार्ज। हमको सेंटर पर निकालना है तो सेंटर पर एक यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज को प्लेस कर देंगे। तो इसके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड ईडी हो गया, इसके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड ईसी हो गया, ए के कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड ये हो गया, बी के कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड ये हो गया। अब यहां पर सारे चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब इन दोनों को हम लोग ई बी और ई डी का मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस भी सेम, हाफ ऑफ द डायगोनल। तो ये क्या आ गया, दोनों ऐड हो गया, इसको 2e मान लो। ये भी क्या आ गया, दोनों ऐड हो गया 2e हो गया। तो ये दोनों 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट्स एट ओ कर दो, तो ई नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर बन गया। तो कितने आ गए ये 8e स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ई नॉट इज इक्वल टू क्या बना, जल्दी से बताओ। रूट का 8 का रूट कितना आ गया 2√2 e आ गया। अब e का वैल्यू पुट करो 2√2 k हो गया। क्लियर, चार्ज कितने हैं q, और डिस्टेंस क्या हो गया हाफ ऑफ द डायगोनल, तो डायगोनल √2a, ये क्या बन जाएगा a/√2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया 4, तो ये क्या बन गया 4√2 k q/a स्क्वायर हो गया। यही समझ में आ गया, क्लियर। अब यदि कहेगा कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये डायरेक्शन होगा, तो अलोंग BC और अलोंग AD, और अलोंग तो नहीं पैरेलल कह सकते आप। समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि इमेजिनरी कर्व होता है, लेकिन जो फील्ड रिप्रेजेंट करता है वो रियल होता है। इसका मतलब कर्व अलोंग विच, जहां पर एक टेंजेंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं वो फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो इट इज डिफाइंड एज द कर्व अलोंग विच ए स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव एंड टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और ये हमने क्या रखा कि फील्ड क्या है रियल है, लेकिन कर्व क्या है इमेजिनरी है। ये कर्व कहां ड्रॉ हो रहा है, स्पेस में ड्रॉ कर रहा है, इसलिए हम इसको 3 डायमेंशनल कर्व भी कहते हैं। तो ये जो टैंजेंट हमने ड्रॉ किया है ये फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो कर्व है वो इमेजिनरी है, ठीक। अब यहां पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज,
तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम एज्यूम करके चलते हैं इफ की दो फील्ड लाइंस यदि इंटरसेक्ट कर जाएं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब भी फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज ये फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये जस्ट ए मिनट अब जब यहां पर ये फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है E1 और E2, ये इंडिकेट कर रहा है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से फील्ड ऑरिजिनेट हो रहा है। तो जैसे ये कर्व मान लो E1 जो कर्व है फॉर चार्ज Q1 और E2 कर्व है फॉर चार्ज Q2। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस पॉइंट से दो फील्ड डिफरेंट कभी भी ऑरिजिनेट नहीं होंगे, सेम फील्ड ऑरिजिनेट होगा। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो फील्ड है जो कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन आप लिखेंगे इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डिफरेंट फील्ड लाइंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टीज ये हुआ। दूसरा, आप सिंपली कहां से ऑरिजिनेट होता, पॉजिटिव चार्ज से। कहां टर्मिनेट होता, नेगेटिव चार्ज पे। तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियली आउटवर्ड और इसको कहते हैं रेडियली इनवर्ड। तो आपसे कह सकता है ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। जब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो सिंपल एक पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, तो ये फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। या हो सकता है आपको क्वेश्चन में दे दे कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर चार्ज Q ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा। ड्रॉ द फील्ड लाइंस फॉर चार्ज लेस देन 0, तो ये होगा। तो आइसोलेटेड के लिए ऐसा फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज हो गया। नेक्स्ट आ जाए, अब फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता है। ठीक, तो कौन सा फील्ड लाइंस है जो क्लोज लूप फॉर्म करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ से ऑरिजिनेट होता, साउथ पे टर्मिनेट होता है, बट इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक, तो इसका पैटर्न कैसा होगा, यदि आपको कहेगा कि क्लोज लूप नहीं फॉर्म करता तो कैसा पैटर्न बनेगा। तो सिंपली मान लो कि हम एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करें, इसका फील्ड हमारा रेडियली आउटवर्ड है, ऐसे रेडियली आउटवर्ड। इसके नियर बाई -Q चार्ज है तो टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या है, यदि हम इस फील्ड लाइंस को दिखाएं तो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये फील्ड ऐसा रिप्रेजेंट हो रहा है। तो यहां पॉजिटिव से ऑरिजिनेट हुआ, नेगेटिव पर टर्मिनेट किया, पॉजिटिव से ऑरिजिनेट हुआ, नेगेटिव पर टर्मिनेट किया, ऐसा फील्ड लाइंस बनता है। ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा बनेगा। नॉर्थ से ऑरिजिनेट, साउथ पे टर्मिनेट। हम लोग सिंपली ऐसे देख सकते हैं, फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये फील्ड लाइंस, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये फील्ड लाइंस, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फील्ड लाइंस नेवर एग्जिस्ट इनसाइड ए कंडक्टर, क्योंकि चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो फील्ड लाइंस अंदर क्या होता, हमेशा 0 होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आ जाए कि जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। एज फॉर एग्जांपल, जैसे यहां पर है, अब ए से ऑरिजिनेट हो रहे हैं और बी पे टर्मिनेट हो रहे हैं, इसमें एक दो फील्ड लाइंस कम हो सकते हैं। मान लो कि ए पर चार्ज इसका जस्ट डबल है, इसका मतलब ए से कितने फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होंगे, सपोज 12, तो बी पर कितने टर्मिनेट होंगे, 6। यदि ए का स्ट्रेंथ 4Q है और बी का स्ट्रेंथ Q है, तो Q पर यदि टर्मिनेट हो रहे हैं 4, तो
ए से ऑरिजिनेट होंगे 4 टाइम्स, इसका मतलब 16 फील्ड लाइंस। समझ में आ गया? अब आ जाए, कहता कि फील्ड लाइंस, जैसे मान लो कि एक कंडक्टिंग प्लेट है नेगेटिव, नेगेटिव के नियर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो उससे जो भी फील्ड लाइंस मेटेलिक प्लेट पर इंसिडेंट होंगे वो क्या होंगे? नॉर्मली होंगे, परपेंडिकुलरली। यहां भी क्या होगा? नॉर्मली परपेंडिकुलरली। क्लियर? आ रहा समझ में? नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, जब ये दो फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट हो रहे हैं तो यहां पर क्या हो रहा है? अनलाइक चार्जेस, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो दोनों फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है। ये लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन किस में आएगा? हमेशा अनलाइक चार्जेस में आएगा, और यदि दोनों में एक्सपेंशन हो रहा है तो लाइक चार्जेस होंगे। ठीक, तो जैसे यहां पर क्या आ गए? लाइक चार्जेस, तो दोनों में रिपल्सन आ गया, और जब लाइक चार्जेस होगा तो न्यूट्रल, दोनों का यदि स्ट्रेंथ सेम होगा तो न्यूट्रल पॉइंट बीच में आएगा, स्ट्रेंथ यदि सेम होगा तो। क्लियर हो गया? और यहां पर क्या है? एक पॉजिटिव नेगेटिव है, यदि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या बनेगा? डाइपोल। इसलिए फील्ड लाइंस किसके लिए बन सकते हैं? डाइपोल के लिए बन सकते हैं। चलिए, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाएगा, तो यहां पर ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जहां फील्ड लाइंस क्राउडेड होगा वहां का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसलिए एक्स पर फील्ड लाइंस का कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा, या कह सकते क्राउडेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्स पर ज्यादा होगा रादर देन वाई। क्लियर? अब आ जाए यहां पर, जैसे आपसे कह दे कि ड्रॉ द फील्ड लाइंस व्हेन चार्ज प्लस क्यूज केप्ट नियर एन अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। जस्ट अभी आपको यही कहा, तो ये वाला फील्ड लाइंस आप बनाएंगे, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक, इसी तरह से ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी जस्ट का 2019 में ही ऐसा क्वेश्चन था, तो ऐसा फील्ड पैटर्न बन जाएगा। क्लियर? तो जो हम टॉपिक पढ़े इमीडिएट उसके क्वेश्चंस को एक साथ कर ले। नेक्स्ट आ जाइए, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन इट? क्यों परपेंडिकुलर होता? चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर ऑलवेज जीरो। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा जब जीरो? इसका मतलब है कि लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब लैटरल प्रेशर मतलब परपेंडिकुलर, और वो हमेशा सरफेस पर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नॉर्मल होगा, तभी लैटरल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। एक, why do the electric field lines not form closed loop? क्यों? There is no electric field lines inside the conductor. समझ में आ गया? अब आ जाए, जैसे आपको फिगर में दे रखा 3 पॉइंट ए बी सी, तो आप देखो ए पर क्या है? क्राउडेड है, इसका मतलब ए का स्ट्रेंथ ज्यादा है, और बी सी क्या है? दोनों इक्वल डिस्टेंट पर है, इसलिए बी और सी पर सेम होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी और सी सेम है? ये वाला। लेकिन ए पर क्राउडेड है तो ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन भी हमारा सी आ रहा है। क्लियर? 100%? चलिए, अब यहां पर ये स्पेस पे हमने फिगर में भी ड्रॉ किया और वैसे ही है। अब चार्ज पार्टिकल का मोशन इन द फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड में ही मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल को हमको पढ़ना है। तो ऊपर वाला पोटेंशियल पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो फील्ड लाइंस कैसे भाई? यूनिफॉर्म। अब यहां पर ऊपर का हायर पोटेंशियल और नीचे का लोअर पोटेंशियल है, तो प्रोटॉन को रिलीज करेंगे तो ऐसा पाथ होगा, और यदि ऐसा होगा तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल पॉजिटिव और ऊपर का पोटेंशियल नेगेटिव। अब क्वेश्चन आता है इसमें कि कितना टाइम पीरियड के बाद प्रोटॉन फॉल करेगा, इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा। दूसरा, एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या है? तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास, तो फोर्स बाय मास, फोर्स चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड,
इसका मतलब एक्सेलरेशन इनवर्सली रिलेटेड टू मास। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो दोनों पर चार्ज सेम है, तो यहां पर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन और इलेक्ट्रॉन का लिख दिया। टाइम पीरियड क्या होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से यू जीरो, तो एस इज इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर। तो टाइम पीरियड 2 डी बाई ए, डी डिस्टेंस हो गया सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। ए का वैल्यू डाल दो तो ए ई बाई एम। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूला में क्या आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास, ये याद रखिएगा। तो एक्सेलरेशन टाइम पीरियड यदि प्रोटॉन का निकालेंगे तो यहां मास ऑफ प्रोटॉन और कोई क्वांटिटी नहीं वैरी करेगा, और यहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि चार्ज दोनों पर सेम है। डी भी सेम रहेगा, फील्ड भी यूनिफॉर्म रहेगा। क्लियर। अब इससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं। जैसे देखो यहां पर क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है कितना, 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड दे रखा। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस डिस्टेंस फ्रॉम रेस्ट। कितने टाइम पीरियड के बाद फॉल कर रहा है, फिर डायरेक्शन ऑफ फील्ड को यदि रिवर्स कर दे, इसका मतलब है कि यहां पर फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे तो ऐसा बन जाएगा। क्लियर। अब यहां पर ऐसा बनेगा, तो ये हमने एक एग्जांपल दिया प्रोटॉन, तो यहां पर रिवर्स करेंगे तो ऊपर ये जस्ट निगेटिव आ जाएगा। ये फिगर में थोड़ा ये इसको हम लोग इसको कंसिडर नहीं करें, ये डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो ये फिगर में गलत ड्रॉ हो गया। यहां पर ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस माइनस, इधर प्लस हो जाएगा। ठीक। अब यहां पर हमको फाइंड करना है टाइम, तो टाइम के लिए क्या बताया, पहले एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन ई बाई एम, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन के लिए मास 9.1 इंटू 10⁻31। तो इतना एक्सेलरेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, और टाइम पीरियड क्या बताया था, 2d बाई एम। उस फॉर्मूला को यूज कर दे, 2d बाई ए, सॉरी। तो ए का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दे रखा है, इतना वैल्यू आ गया टाइम पीरियड। अब दूसरे पार्ट में क्या कहता, रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स कर दिया तो यहां पर क्या हो गया, एक्सेलरेशन की जगह पर क्या आ गया, ई बाई एम, मास यहां पर चेंज कर देगा। मास किसका होगा, प्रोटॉन का। क्लियर। तो ये वैल्यू आ जाएगा। चेक करो, क्या कोई डाउट। सिक्सटीन, हाँ आ रहा है क्या कैलकुलेशन करके, देख लो। 1.6 इंटू 2, 3.2 आ गया। तब चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे वेलोसिटी एम को निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उस फॉर्मूला से आ जाएंगे ए बाई टी, और हम रिटार्डिंग पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा वी बाई एम। ये याद रखना। मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम इंटू वी, तो v का वैल्यू डाल देंगे, तो यहां से m और m कैंसिल, मोमेंटम भी निकाल सकते। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये वैल्यू डाल देंगे। इस फॉर्म में भी ला सकते हैं और इस फॉर्म में भी ला सकते हैं। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी रखना, चार्ज इंटू डिफरेंस इन पोटेंशियल। ठीक। अब आ जाए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। पाथ कैसा भाई, पैराबोलिक। क्यों है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू डाल दिया। कैसा इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोलिक। क्यों आ रहा है पैराबोलिक, कौन कौन वेरिएबल है, वाई और एक्स। तो देख लो यहां पर क्या आ गया, बाकी सारे क्वांटिटी को आप कांस्टेंट कर दो, सारे क्वांटिटी को कांस्टेंट करो। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, हाफ ई बाई एम यू स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर हो गया। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, के एक्स स्क्वायर हो गया। फोकस किसके टुवर्ड्स, जिसका पावर 1, तो पॉजिटिव y की तरफ। ऐसा ग्राफ का नेचर समझ में आ गया, इसलिए ऐसा नेचर दे रहा है। और इक्वेशन हमको ये याद रखना है।
समझ में आ गया। अब 80 कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर हमको वेलोसिटी निकालना है तो x कंपोनेंट y कंपोनेंट, vx कैसे निकालेंगे, ux प्लस ए एक्स टी, vy कैसे निकालेंगे, uy प्लस ए वाई टी। ठीक, x डायरेक्शन में यदि एक्सेलरेशन नहीं है तो x जीरो, तो ux क्या हो गया u, ये जीरो, ए टी, ये क्या हो जाएगा ई बाई एम इंटू टी। डायरेक्शन निकालना तो क्या आ जाएगा, tan थीटा या बीटा जो भी लेना है, वी वाई बाई वी एक्स। ठीक, अब ये भी देख लेते हैं क्या आता है रिजल्ट। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट वी एक्स वी वाई क्या गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स का वैल्यू क्या आया था, यू, वी वाई क्या आ गया, ए वाई टी। तो ए का वैल्यू क्या था, एक्सेलरेशन भी जस्ट निकाला ई बाई एम, और tan बीटा क्या होगा, वी वाई बाई वी एक्स। क्लियर हो गया, ये सब याद रखना है। अब यहां पर जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, ये चार्ज फ्रीली सस्पेंडेड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जब फ्रीली सस्पेंडेड होगा तो mg इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लस q। तो क्या कर देंगे, q इज इक्वल टू mg। ठीक, एक कंडीशन ये दे देगा, एक पेंडुलम सस्पेंडेड है, फील्ड अप्लाई किया और पेंडुलम इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चला गया, इसका मतलब ये फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड QE हो गया, इसका वेट mg, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग T, और फिर इसके कंपोनेंट T cos थीटा T sin थीटा। तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, T sin थीटा को बैलेंस QE किया और T cos थीटा को बैलेंस क्या किया mg, दोनों को डिवाइड कर देंगे tan थीटा QE बाई m। क्लियर, 100%। अब जैसे यहां पर क्वेश्चन दे दिया कि बॉब पेंडुलम में मास दे रखा है, चार्ज दे रखा है, कहता है इट इज एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेन दे रखा है। एट द इक्विलिब्रियम द एंगल ऑफ द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल tan थीटा बराबर QE बाई mg। वैल्यू डालेंगे, क्या गया 0.5, ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, डी ऑप्शन हो गया। डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, रिजल्ट याद होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एमी इनिशियली रेस्ट में है, सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम पीरियड T1। प्रोटॉन का मास दे रखा है, ये भी वैसे ही इक्वल डिस्टेंस, नेग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी रेशियो ऑफ टाइम। तो टाइम क्या बताया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आ गया, रूट ऑफ मास। ठीक है, ये रूट होना चाहिए, रूट m। इसका मतलब यदि हमको प्रोटॉन बाई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो रूट mp बाई रूट me, इलेक्ट्रॉन बाई प्रोटॉन निकालना है तो रूट me बाई रूट mp। समझ में आ गया, इसलिए आंसर हमारा सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन कह रहा है फॉल कर रहा है थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, अपर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को यदि रिवर्स कर दे और प्रोटॉन उतने ही डिस्टेंस से फॉल कर रहा है तो टाइम ऑफ फॉल, तो T इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। टाइम पीरियड किसको कम लगेगा, मास किसका कम, इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा, प्रोटॉन को ज्यादा लगेगा। क्लियर, तो यहां पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, बोलो, टाइम पीरियड फॉर इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर देन टाइम पीरियड फॉर प्रोटॉन। डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फाइनाइट है और वो 2a लेते हैं, जिसको हम लोग डाइपोल लेंथ कहते हैं। ठीक, इसके स्ट्रेंथ को पता करने के लिए क्या टर्म आएगा, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, जिसको डाइपोल लेंथ कहते हैं। डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यूनिट क्या हो गया, कूलमीटर, प्रैक्टिकल यूनिट dBi। यहां 2a और स्ट्रेंथ क्या लिख दिया यहां पर, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a।
ठीक, यूनिट क्या बन गया, कूलम मीटर, और प्रैक्टिकल यूनिट डीवाई। डीवाई का मतलब क्या होता है, यदि एक चार्ज हमारा 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन है और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस 1 एंगस्ट्रम है, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं डीवाई। और वही डीवाई यहां पर देखो क्या लिखा है, डीवाई का वैल्यू देखो, डिफाइन, सॉरी यहां पर, हाँ ये दोनों के बीच में क्या है, चार्ज कितना, 10⁻10 फ्रैंकलिन और सेपरेशन 1 एंगस्ट्रम। अब 10⁻10 फ्रैंकलिन, एक फ्रैंकलिन का मतलब क्या हुआ, एक कूलम 3 इंटू 10⁻10⁹ स्टैट कूलम। ठीक, तो 3 इंटू 10⁻9 स्टैट कूलम को 3 इंटू 10⁻9 फ्रैंकलिन लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 कूलम। तो 1 फ्रैंकलिन इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम। तो 1 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे और एंगस्ट्रम का वैल्यू 10⁻10 पुट कर देंगे तो इतना कूलम मीटर आएगा। क्लियर है? अब आ जाए आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल का मतलब क्या हुआ, जिसका साइज काफी स्मॉलर और चार्ज का स्ट्रेंथ सबसे लार्जर, या इनफाइनाइट मान ले आइडियल कंडीशन में। ठीक, अब डाइपोल मोमेंट जैसे इसका पूछा है, कैसे निकालोगे डाइपोल मोमेंट, जल्दी से बताओ, ये भी एक क्वेश्चन है। क्विक, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एक डाइपोल मोमेंट P1, दूसरा डाइपोल मोमेंट P2, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, 90 डिग्री पर एक्ट कर रहा है, तो रिजल्टेंट विल बी √2P। √2P का मतलब √2Q×L हो गया। यहां पर -Q से +Q, एक डाइपोल मोमेंट आ गया P1, ये डाइपोल मोमेंट आ गया P2, दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट PR² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये P² + P² + 2 P² cos 60 डिग्री 1/2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3P²। तो PR इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, √3P। इसका मतलब √3Q×L हो जाएगा। क्लियर, यस नो? देख लेते हैं आंसर क्या हमारा, पहले वाले का आंसर चेक करो क्या है, √2Q×L, दूसरे वाले का √3Q×L। चलिए नेक्स्ट आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। एट द मिड पॉइंट निकालेंगे, तो मिड पॉइंट मतलब यहां पर निकालेंगे, तो इसके कारण से रेडियली इनवर्ड, इसके कारण से रेडियली आउटवर्ड। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये आ जाएगा। अब यहां पर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पर एक मिस्टेक यहां लिखा हुआ पॉजिटिव है, तो ये क्या होना चाहिए, -P होना चाहिए, क्योंकि फील्ड यदि आप निकालोगे तो ड्यू टू दिस ए पॉइंट के लिए फील्ड रेडियली इनवर्ड, इसके लिए रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड इज इक्वल टू EA + EB, और इसका डायरेक्शन किधर है, डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आ जाएगा। क्लियर, अब आ जाए along द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, एक्सियल लाइन पर P पॉइंट पर निकालना है, तो क्या एक्सप्रेशन, ये याद रखना है आपको। अब इसका रिजल्टेंट फील्ड किधर जा रहा है, आप बना सकते हैं, रिजल्टेंट फील्ड याद भी रख सकते हैं, और नहीं तो फिर यदि आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्शन से आ जाओ। ये फील्ड रेडियली इनवर्ड, मान लो A पॉइंट, ये B पॉइंट रेडियली आउटवर्ड। अब EA के लिए डिस्टेंस क्या है, देख लो, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का है, डिस्टेंस ज्यादा है तो फील्ड कम होगा, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है B का, तो EB लार्जर देन EA। इट मींस रिजल्टेंट फील्ड इज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, इसलिए साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन कह सकते हैं, नेम द सिचुएशन इन विच रिजल्टेंट फील्ड इज पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट, तो आंसर क्या आ जाएगा, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। क्लियर, नेक्स्ट आ जाए, इसी तरह से हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पर आ जाए P पॉइंट पर, तो P पॉइंट का फॉर्मूला याद रखना, P पर क्या आ जाएगा, ये ठीक।
डेरिवेशन बता रखा है। अब यहां पर पी पॉइंट पर जब फील्ड निकालोगे तो इसका डायरेक्शन देख लो क्या है, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम ए पॉइंट मान लें, तो फील्ड रेडियली इनवर्ड। इसके लिए क्या आ जाएगा, फील्ड रेडियली आउटवर्ड। तो रिजल्टेंट फील्ड किधर हो गया, एंटी पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट। इसलिए साइन कन्वेंशन में यहां क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस पी बाई आर क्यू। क्लियर, 100%। अब आ जाए नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डाइपोल है, इसको यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस कर दिया, ये फील्ड यूनिफॉर्म, मेक्स एन एंगल थीटा। तो एक फोर्स लगेगा प्लस क्यू चार्ज पे और एक फोर्स लगेगा माइनस क्यू चार्ज पे। ठीक, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। क्या रिजल्टेंट दे रहा है, 0। क्या इंडिकेट कर रहा है, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब है कि डाइपोल का ओरिएंटेशन है, तो ये क्या करेगा, एक कपल फॉर्म करेगा जिससे हम लोग टॉर्क निकालेंगे। ठीक, तो टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, वही डाइपोल का कंडीशन लिया, थीटा एंगल, फोर्स ऐसे एग्जर्ट हो रहा है, तो टॉर्क का मतलब ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ कर दिया। अब इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 12 साइन थीटा। तो टॉर्क विल बी फोर्स F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 साइन थीटा। तो QE इंटू 12 साइन थीटा क्या बन गया, Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट, P साइन थीटा, इट मींस P क्रॉस E। तो अब E क्रॉस P नहीं ले सकते, चूंकि हमने डाइपोल को प्लेस किया है, तो पहला क्वांटिटी डाइपोल आएगा। समझ में आ गया। अब इसके डायरेक्शन क्या हो गए, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और ये हमारा डायरेक्शन किसका, फील्ड का। तो हम इसको क्या मान ले, नेगेटिव Z, और इसको क्या मान ले, X, तो नेगेटिव Z। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस K कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का I कैप, K क्रॉस I क्या हुआ, J, तो माइनस J, इसलिए टॉर्क का डायरेक्शन नेगेटिव Y की तरफ आ जाएगा। क्लियर। अब आ जाए, जैसे क्वेश्चन दे दिया, तो ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क P sin थीटा। अब कहता है व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वेयर नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स का वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क का वैल्यू निकाल देना है। कहता है स्टेट द कंडीशंस अंडर विच द डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क विल बी 0। थीटा इज इक्वल टू P साइन थीटा, तो क्या है था, अनस्टेबल के लिए थीटा 180, यहां भी टॉर्क 0। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए मान लो क्या कंडीशन आएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। फील्ड यहां पर देखो क्या है, अलग स्ट्रेंथ, यहां क्या है, अलग स्ट्रेंथ। यहां के फील्ड को E मान लिया, यहां के फील्ड को E प्लस डेल्टा E मान लिया। अब फोर्स का वैल्यू माइनस क्यू ई, यहां पर फोर्स क्या लगेगा, Q इंटू ई प्लस डेल्टा ई। दोनों का फोर्स ऐड कर दो, दोनों के फोर्स का ऐड करोगे तो क्या आएगा, Q डेल्टा ई। अब यहां पर डेल्टा ई, यहां से यहां का स्ट्रेंथ इंक्रीज किया बाय द स्मॉल अमाउंट dx मान लिया, तो डेल्टा एक्स से डिवाइड, तो डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो डिस्टेंस से मल्टीप्लाई, इक्वली डाइपोल लेंथ। तो Q इंटू 2a क्या आ गया, डाइपोल मोमेंट, इसलिए फोर्स हम आ जाएगा डेल्टा ई बाई डेल्टा एक्स। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वैरी करेगा विद डिस्टेंस तो फोर्स का वैल्यू डिफरेंट आ जाएगा। यदि y के लॉन्ग वैरी करेगा तो डेल्टा ई बाई डेल्टा वाई, जेड के लॉन्ग वैरी करेगा तो डेल्टा ई बाई डेल्टा जेड। इसका मतलब फोर्स यहां पर क्या आया, नॉन जीरो आया। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब आ जाए पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो डाइपोल क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ वर्क डन required to turning the dipole from zero position to the some standard position। जीरो एनर्जी से आप उसको स्टैंडर्ड पोजीशन पर ले जाओगे
उसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जैसे ये मान लो कि डाइपोल अभी इनिशियली फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया और सपोज इसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया डी थीटा, तो एक अमाउंट ऑफ वर्क होगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या लिखेंगे, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। नेट अमाउंट ऑफ वर्क टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कहां से कहां, तो जीरो एनर्जी पोजीशन से सम डिजायर्ड, इसलिए थीटा 1 से थीटा 2। टॉर्क का वैल्यू क्या आ गया, पीई साइन थीटा। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो लिमिट को चेंज कर देंगे तो थीटा 1 टू थीटा 2। अब पहला कंडीशन, थीटा 1 को 90 डिग्री डालेंगे क्योंकि जीरो एनर्जी पोजीशन निकालना है। सम डिजायर्ड पोजीशन थीटा 2 का वैल्यू थीटा। तो अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री डालोगे तो स्टेबल पोजीशन के लिए मिल जाएगा एनर्जी। थीटा का वैल्यू 180 डिग्री डालोगे तो अनस्टेबल के लिए मिल जाएगा। इसलिए स्टेबल माइनस पी, अनस्टेबल प्लस पी। समझ में आ गया। अब यहां पर यह चीज आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए कि जब भी फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स 0 होगा और टॉर्क का वैल्यू पीई साइन थीटा। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो फोर्स नॉन जीरो, टॉर्क 0 और मे नॉट बी 0। क्लियर। चलिए अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा, डाइपोल का लेंथ दे रखा है, मतलब 2a, फील्ड एंगल बना रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो टॉर्क बराबर पी साइन थीटा, तो ई बराबर पी टॉर्क बाई पी साइन थीटा। तो यहां पर ये आ जाएगा पी की जगह पर क्यू इंटू 2a, चार्ज दे रखा है देख लो, और सेपरेशन दे रखा है। थीटा कितना है 60, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 पुट कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। क्या क्वेश्चन है पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस थीटा। ई मिल गया, पी का वैल्यू पता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू डाल देगा -4 जूल। ऐसा ही क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट आ जाए, जैसे आपसे पूछा जाए कि एक डाइपोल को आपने प्लेस कर दिया इन द फील्ड, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो सिंपली इक्विलिब्रियम में अभी हमने पढ़ा कि फील्ड में जब रखे गए तो टॉर्क डेवलप होगा और उसको हम लोग कहेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। और इक्विलिब्रियम में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, रीस्टोरिंग टॉर्क के बराबर। तो क्या आ गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या हो गया, आई अल्फा, और रीस्टोर माइनस पी साइन थीटा। नेगेटिव होता है रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन, रीस्टोरिंग टॉर्क का भी। और साइन थीटा स्मॉलर वैल्यू है तो रेडियन में साइन थीटा को थीटा लिखेंगे। तो आई अल्फा इज इक्वल टू पी थीटा, तो अल्फा बराबर पी थीटा बाई आई, और अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड एसएचएम का इक्वेशन। तो ओमेगा बराबर 2π/t, तो टाइम पीरियड क्या गया 2π √I/P, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालोगे तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो ये क्या बना A और ये A, यहां का मास M, यहां का मास M, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma², इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma², दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2ma² आ जाएगा। इसी तरह से आपको रिवीजन करना है इतना फास्ट, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, सारी चीजों को पढ़ रखा है। एक बार हमको सबको ब्रीफ करते जाना है। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन दे दिया कि एक रिंग है जिसका रेडियस r, टोटल चार्ज क्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस के लॉन्ग निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये फिगर जैसे ड्रॉ किया, तो यहां पर एक एलिमेंट्री चार्ज ले लेंगे, इसके लिए फील्ड क्या हो गया, रेडियली आउटवर्ड DE। ठीक, अब इसके दो कंपोनेंट, इधर कॉस इधर साइन, यदि यहां से लेंगे तो फील्ड रेडियली आउटवर्ड। ठीक, इधर इसके कंपोनेंट कॉस, इधर के कंपोनेंट साइन। क्लियर। तो कॉस वाला कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल, तो साइन का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ DE साइन थीटा। अब ये इसका वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, देख लो, ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो यहां थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A/R।
ये वैल्यू डाल देंगे, तो सबके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहां पर वेरिएबल कौन है? क्यू वेरिएबल है, इसलिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू। ये रिजल्ट याद रखना है। अब यदि मान लो कि ये वैल्यू लार्जर, ये डेरिवेशन सिखा चुके हैं इसलिए हम इतना फास्ट है, ये वैल्यू काफी लार्जर हो जाए, ठीक, इसका मतलब आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो ये कह भी सकता है कि शो करे आप कि जो फील्ड होगा लाइक पॉइंट चार्ज। समझ में आ गया? क्लियर? तो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से। अब यहां पर यदि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछता है तो उसका वैल्यू r/√2 पर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होता है। तो यहां पर ये मैक्सिमा होगा और यहां पर मिनिमा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू का ये होता है। तो इसको कैसे निकालते हैं? d/dx = 0 हमने क्लास में आपको पढ़ा रखा है। ये कंडीशन निकालेंगे तो इस तरह से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर?